नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पहले की वीडियो के अंतर्गत हम कूलाम के नियम का, गॉस के नियम का, ओम के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध के नियमों का, कि रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब वो रेजिस्टेंस किन कारकों पर निर्भर करता है, वो कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, किस प्रकार हम पदार्थ को बदलकर उसका प्रतिरोध बदलते हैं, पदार्थ बदल जाने से ऐसा क्या होता है कि प्रतिरोध का मान भी चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, उन्हीं को सम्मिलित किया गया एक टॉपिक के अंदर, इसका नाम है प्रतिरोध के नियम या लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध के नियमों का। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले की वीडियो में मैं आपको प्रतिरोध के बारे में बता चुका हूं कि सभी पदार्थों का एक ऐसा स्वाभाविक गुण है जो धारा प्रवाह के मार्ग में क्या डालता है, बाधा डालता है, उस गुण को हम प्रतिरोध कहते थे। अब आज के टॉपिक के अंदर वही प्रतिरोध दोबारा आ रहा है, लेकिन इस बार हम ये पढ़ेंगे कि वो प्रतिरोध निर्भर किन पर करता है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन पर वो प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आज की हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। आपकी हेडिंग है प्रतिरोध के नियम। कॉपियां निकाल लो, नोट्स बनाने शुरू करो। जितना लिखोगे उतना सीखोगे, मैं पहले ही कहता रहा हूं। तो मैं पढ़ने हैं आज प्रतिरोध के नियम। ज्यादा नहीं है, 4 ही नियम हैं। चारों नियमों का हम आराम से धीरे धीरे तसल्ली से अध्ययन करेंगे, क्योंकि देखो सभी का लेवल एक जैसा नहीं है। आईटीआई में की जो इलेक्ट्रीशियन के नए विद्यार्थी हैं या जो पुराने विद्यार्थी हैं, उन सबका लेवल एक जैसा नहीं है। कईयों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता होगा, कईयों के लिए टॉपिक बहुत शायद मुश्किल होता होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा इतने प्यार से, इतने आसानी से कि आपको आराम से ये चीजें समझ में आ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हर पेपर के अंदर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक आधा प्रश्न आपका आता ही आता है। तो आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रिकल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिरोध के नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे आने वाले टॉपिकों में हमारी मदद करेगा। अगर इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो आगे हम परिपथ के प्रकार पढ़ेंगे, श्रेणी, समांतर, उसके अंदर प्रतिरोध कैसे बढ़ता, कैसे घटता। तो सारी चीजें इन्हीं कारकों पर निर्भर करती है। तो हेडिंग लगा ली होगी आपने शायद, प्रतिरोध के नियम। और प्रतिरोध के नियम में सबसे पहला जो नियम आता है कि आप लिख लीजिए प्रतिरोध के नियम, और नियम नंबर 1 लगा सकते हो। लिख लो कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उस तार की या उस पदार्थ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला नियम कहता है कि जो प्रतिरोध है, किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है लंबाई के, पदार्थ की लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती होता है। ये बात आपने लिखने के बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला उतारना है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। यहां पर L है लेंथ, R है रेजिस्टेंस, और ये बीच में निशान, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इस निशान के आगे बहुत सारी चीजें बाकी है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L, रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है। अभी कैसे समानुपाती है, तो एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 तारें हैं। ये तार आपकी A है, ऑप्शन A भी मान सकते हो, और ये आपका तार B है। तो तार B और तार A इस प्रकार से है। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है आपने, जितनी बात बोर्ड पे लिखी है सिर्फ उसी का अध्ययन करना है। आगे और भी चीजें इसके अंदर शामिल करके इसी प्रश्न को दोबारा करेंगे, फिर उत्तर लगाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए जो पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, उसको देखकर बताइए, यदि आपसे पूछा जाए कि दी गई 2 तारों में से किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका उत्तर क्या होगा। दिए गई तारों में से किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा, तो रिलेशन क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। लेंथ जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, लेंथ जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने के साथ साथ प्रतिरोध घटता है। समानुपात का रिलेशन भी यही है। यदि बढ़ रहा है तो लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो अब बताइए कि A और B 2 तारों में से रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, तो आपका उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि R हाई है तार A का और R कम है तार B का। कितना कम कितना ज्यादा, ये सब प्रश्नों में आगे अपने हल करेंगे। तो ये बहुत ही सरल सा इसका आपका एक प्रश्न बन गया, आपने उत्तर भी दे दिया। ज्यादा का भी पूछ सकते हैं, कम का भी पूछ सकते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपात का संबंध रखता है किसके साथ, लंबाई के साथ। यदि और बातें लिखना चाहो तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि किसी तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसके प्रतिरोध के मान में भी लंबाई के अनुपातिक परिवर्तन होते हैं। यदि लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी पहले से दुगना हो जाएगा। लंबाई बढ़ाकर 8 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी पहले से 8 गुना हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई है, सिर्फ लंबाई ही बढ़नी चाहिए। इसके अंदर रहस्य छुपा है, सिर्फ लंबाई ही बढ़नी चाहिए। इस बात के अंदर एक रहस्य छुपा है, उस रहस्य को आगे उजागर करेंगे। तो छोटी सी बात है कि यदि तार की लंबाई
L1 1 मीटर से बढ़ाकर L2 5 मीटर कर दी जाए। ठीक है, एक तार की लंबाई 1 मीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 मीटर कर दी जाए। 1 मीटर लंबाई वाली तार का प्रतिरोध R1 यदि 1 ओम हो तो L2 अर्थात 5 मीटर लंबाई वाली तार का प्रतिरोध R2 कितना होगा? तो R1 1 ओम, लंबाई 1 मीटर, तो L2 लंबाई 5 मीटर बढ़ाकर 5 गुना कर दी। समानुपात का रिलेशन ये कहता है जितने गुना लेंथ बढ़ेगी प्रतिरोध भी उतने गुना बढ़ जाएगा। प्रतिरोध कितना था? 1 ओम, गुना लंबाई कितने गुना बढ़ चुकी है? 5 गुना बढ़ चुकी है। तो 1 + 5 नहीं करना, गुना में बढ़ाना है, तो कितना उत्तर आ जाएगा? R2 आपका 5 ओम। तो इस प्रकार से आप लोग कर लोगे और बहुत ही आसान है आपका प्रतिरोध का नियम, शायद सभी को समझ में आ गया होगा। यदि ये नियम समझ में आ गया तो हम काबिल हो चुके हैं नेक्स्ट नियम की ओर। तो क्या है प्रतिरोध का दूसरा नियम, अब वो लिखेंगे भी। तो कॉपियों में लगाओ हेडिंग नंबर 2। तो लिखिए दूसरे नियम में कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है। तो आप क्या लिखोगे नियम नंबर 2 में कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है, यानी कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिखने को आप लिख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। और इनवर्सली को लिखने का तरीका पहले ही बताया था, 1 के भाग में या भिन्नात्मक के रूप में लिखा जाता है। तो R इनवर्सली या विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके भी? एरिया के। अब इसको समझने से पहले, इस चीज को समझने से पहले आपको एक नाम को समझना पड़ेगा, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल। जब तक ये नहीं समझ में आएगा आप इस नियम को समझ नहीं पाओगे। तो पहले हम अध्ययन करते हैं अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल का। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है काट क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? काट क्षेत्रफल। काट मतलब काटने पर। अब छोटा सा उदाहरण कि क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जब आप काटते हो, आप क्या करते हो? काटते हो, और कटी हुई आकृति में सामने की तरफ से देखने से जो आकृति नजर आती है, कोई भी वस्तु आपने काटी, चलो मान लेते हैं आपने सलाद के लिए खीरा काटा, खीरे को आपने काट दिया, इस प्रकार से एक खीरा लिया, मान लेते हैं यही है, इसको हमने काटा इस प्रकार से, कट के 2 टुकड़ों में बट गया। अब एक हिस्से को हम सामने से देख रहे हैं, सरफेस देख रहे हैं उसकी, तो वो आकृति कैसी नजर आएगी? अब खीरे को यदि आप काटते हो तो वो खीरा नजर आएगा हमें इस प्रकार से, वृत्ताकार। ठीक है, तो अब ये बन गया वृत्तीय काट क्षेत्रफल, क्योंकि काटने पर कैसी आकृति नजर आई? वृत्ताकार। तो इसका कटाक्ष क्षेत्रफल वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल। समझ गए? अब एक लोहे की एंगल है, लोहे की क्या है? एंगल। एंगल को जब बीच में से काटेंगे तो क्या नजर आएगा? L। तो ये L क्रॉस सेक्शनल एरिया बन गया, L टाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि एक गार्डर लोहे का देखा होगा छत में लगता है जो, उसको यदि बीच में से काटे और सामने से, साइड से नहीं देखना, सामने से देखेंगे, आपने ड्राइंग पढ़ी होगी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो ना तो हमें साइड व्यू देखना है, ना ही हमें टॉप व्यू, हमें देखना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू यदि गार्डर का काट के देखेंगे तो हमें आई क्रॉस सेक्शनल नजर आएगा। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से यदि आप एक चैनल काटते हो, लोहे की चैनल काटोगे तो वो आपको यू क्रॉस सेक्शनल की एरिया की नजर आएगी। तो बहुत सी तरह की चीजें होती है। और ये है क्या? काट क्षेत्रफल। किसी भी पदार्थ को काटने पर, किसी भी पदार्थ को क्या करने पर? काटने पर जो आकृति नजर आती है उसका क्षेत्रफल, उस आकृति का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल कहलाता है। अब आते हैं हमारी ट्रेड में। हमारी ट्रेड में जो भी चीजें प्रयुक्त की जाती है धारा को ले जाने के लिए, वो मुख्यतः 2 ही हैं। एक तो है आपकी तार और दूसरी आपकी बस बार। बस बार कम काम में आती है, तार ज्यादा काम में आती है।
तार अब कैसी है, तो तार है वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल वाली। कैसी है? वृत्तीय। तो हम तार को जब सामने से देखते हैं तो हमारी तार हमें इस प्रकार से वृत्ताकार आकृति की नजर आती है, भी ध्यान रखना। तो वृत्तीय काट क्षेत्रफल, तो जितने भी हमारे सवाल इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जुड़े हुए आते हैं उसके अंदर ये काट क्षेत्रफल हमेशा कौन सी आकृति का निकाला जाता है? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो आगे पढ़ लेंगे। बाकी एल आकार के हम एंगल, चैनल और ये को लोहे वाले वेल्डिंग वाली ट्रेड में नहीं है जो इन चीजों का हम अध्ययन करें, लेकिन काट क्षेत्रफल को समझना जरूरी था। क्या है काट क्षेत्रफल? किसी भी वस्तु को काटने पर, सामने से फ्रंट व्यू से देखने पर जो भी आकृति नजर आती है उस आकृति का क्षेत्रफल, उस पदार्थ का, उस वस्तु का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की डेफिनेशन है, आप लिखने को लिख भी सकते हो। बहुत सारी आकृतियां, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में तारें जो है वो वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल की है, तो हम गणनाओं में सूत्र भी वृत्त के ही लगाते हैं। जब तक कि कहा न जाए तब तक वृत्त से अलग नहीं चलना। तो क्या चीज है ये काट क्षेत्रफल, शायद समझ में आ गया होगा। अब चर्चा कर लेते हैं हमारे दूसरे नियम की। तो नियम बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो भी। किसी भी तार का प्रतिरोध है उस पदार्थ के, उस तार के, उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। यहाँ पे कई क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। कई सोचते हैं जी मोटाई के विलोमानुपाती है, नहीं होता जी। मोटाई के, चौड़ाई के ये विलोमानुपाती नहीं होता, उस क्षेत्रफल के, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ये विलोमानुपाती होता है। अब विलोमानुपात का मतलब क्या है, तो ध्यान से फिर वही दो ऑप्शन दे देता हूं आपको, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और दो अलग अलग साइज की तारें आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। एक ये रही तार ए है और एक ये है तार बी। दोनों का काट क्षेत्रफल आपको शायद नजर आ रहा होगा। सिर्फ जितना टॉपिक चला है सिर्फ उसी के आधार पे बात करना भी, ठीक है ना। तो ये है, तो ये दो तारें हमारी है। अब ए और बी में से किस तार का प्रतिरोध अधिक है? क्या प्रश्न है? ए और बी में से किस तार का प्रतिरोध अधिक है? तो हमें पूछा गया है कि आर ज्यादा किसका है, आर ज्यादा किसका है। तो नियम कहता है कि आर उसका ज्यादा होगा जिसका कटाक्ष क्षेत्रफल कम। विलोम का मतलब यदि आपसे ज्यादा पूछा गया है तो आप कटाक्ष क्षेत्रफल कम देखोगे, यदि आपसे प्रतिरोध कम पूछा गया है तो आप कटाक्ष क्षेत्रफल ज्यादा देखोगे। तो प्रतिरोध ज्यादा किसका है? उसका है जिसका काट क्षेत्रफल या जिसका क्षेत्रफल क्या है भी कम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। और यदि पूछ ले कि ए और बी में से प्रतिरोध कम किसका है, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा, अर्थात तब सही होगा कौन? बी। तो इस प्रकार से इन दोनों नियमों से हम लंबाई के आधार पे और कटाक्ष क्षेत्रफल के आधार पे प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। अब कोई यदि कह दे कि किसी तार का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, एरिया सीधा ही लिख देते हैं, एरिया है वो पहले था मान लेते हैं 1। एरिया को नापने की इकाई होती है वर्ग में भी, क्षेत्रफल नापा जाता है किसमें? वर्ग मीटर में। अब 1 वर्ग मीटर मोटी कोई तार है, अब 1 वर्ग मीटर मोटी, पहले तो बात है तार नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी पाइपें होती है, ठीक है ना। तो ये तो उदाहरण है, समझ लो, आसान आंकड़े, आगे उड़ जाऊंगा इसमें मैं। एरिया A1 1 मीटर है, यदि A2, यदि एरिया को चेंज कर दिया और बढ़ा के कितना कर दें भी 2, यानी कि पहले से कितना कर दिया? दुगना। इस कंडीशन में यदि प्रतिरोध आपका 1 ओम था तो इस कंडीशन के अंदर प्रतिरोध आपका क्या होगा? तो ये आपको ज्ञात करना पड़ सकता है। इस प्रकार के आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो 1 मीटर था, 1 वर्ग मीटर जब उसका क्षेत्रफल था तो प्रतिरोध 1 ओम था। अब क्षेत्रफल बढ़ाकर दुगना कर दिया, क्षेत्रफल बढ़ाकर दुगना कर देंगे तो दुगने का विलोम प्रतिरोध पहले से आधा हो जाएगा। पहले से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा। तो 1 बटा में एरिया कितना कर दिया? दुगना, 1 बटा 2, यानी कि क्या हुआ? 0.5। पहले 1 ओम था, अब आधे ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार के सरल सरल प्रश्न आपके पेपरों में नहीं आते। सही बात है, इस प्रकार के इतने सरल नहीं आते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे तब पता लगेगा। तो हमारा पहला नियम कहता है लंबाई के प्रतिरोध समानुपाती, दूसरा नियम कहता है कटाक्ष क्षेत्रफल के प्रतिरोध विलोमानुपाती। अब इन दोनों नियमों को मिला दें तो बनता है तीसरा नियम। बनेगा ठहर के। नियम 1 और नियम 2 जैसे मैथ में आप बनाते हो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, आगे किरचॉफ भाई जी इंतजार कर रहे हैं अपना, वो बनाएंगे समीकरण ने, देखना, ठीक है। थारा अंक बार ना जाए समीकरण बनाता तो समीकरण 1 समीकरण 2 को मिला दें तो क्या बनता है? तो पहला नियम आपने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, पहले और दूसरे को मिलाएंगे, फिर कुछ ऐसा करेंगे कि तीसरा नियम हमारे सामने आ जाएगा। तो चलते हैं अब तीसरे नियम की ओर। तो क्या है तीसरा नियम? उससे पहले 1 और 2 को मिलाना जरूरी है। तो देखो, अब नियम नंबर 1 क्या कहता था? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है। नियम नंबर 2 क्या कहता है? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है। अब ये है नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 2, यदि इनको एक साथ लिख दें तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल
L अपॉन A, यानी कि R जो है वो समानुपाती है L और A के अनुपात के बराबर है। L और A के अनुपात के ये समानुपाती, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ओम के नियम में भी एक रिलेशन आया था कि जी V समानुपाती I या I समानुपाती V, तो इस निशान को हमने क्या किया था, हटाया था। यहाँ भी ये निशान एक बार क्या करेंगे, हटाएंगे, ताकि हम तीसरे नियम तक पहुंच सके। तो यहाँ पर लिख देंगे R, ये निशान हटा के, निशान आता है किसका है भी, बराबर का। ये निशान जब जाता है, बराबर का निशान आता है, तो ऐसे नहीं आता, अपने साथ एक लेके आता है, कौन, नियतांक। तो यहां पर जो पहले था वो तो वैसे ही रहेगा, L अपॉन A, L अपॉन A, ये तो हमारा पहले ही था, वो पहले ही पड़ा रह गया, कोई बात नहीं। अब कौन आएगा, नियतांक। तो नियतांक के रूप में यहां हमें मिलता है एक प्रतीक जिसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और यदि इसको सही ढंग से और लिखें तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा कि R इक्वल होता है रो L अपॉन A के, यानी कि R बराबर है रो L बटा में A के। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। यहां पर एक नई चीज आई है, कौन भी, रो। और ये रो वो चीज है जो आपके तीसरे नियम को प्रदर्शित करता है। तो क्या है तीसरा नियम, तो हेडिंग लगा लो, प्रतिरोध का तीसरा नियम। तो क्या कहता है तीसरा नियम, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ का प्रतिरोध, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ की किस्म, प्रकृति या किस्म, या उस पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। दोबारा सुन लो, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति के नेचर कैसा है, प्रकृति में मौजूद है, उसकी परमाणु संरचना किस प्रकार की है, वो प्रकृति, किस्म, हर पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग किस्म का है, सोना अलग है, अलग दिखता है, अलग उसके रेट है, चांदी अलग, तांबा अलग, एल्युमिनियम अलग, सब पदार्थ अलग अलग, तो किसमें अलग अलग, या उसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, या उसके विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। अब ये चारों चीजें, प्रकृति, किस्म, प्रतिरोधकता, ठीक है ना, और विशिष्ट प्रतिरोध, बात क्या है, एक ही है। और इस एक ही बात को यदि लिखें, अपने उलझना नहीं चाहते हैं, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध से लिखेंगे। तो आपने शायद लिख लिया होगा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध जो है पदार्थ के, मैं एक ही नाम से बता रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या करता है, भी निर्भर करता है। इस विशिष्ट प्रतिरोध के अलावा इसके तीन नाम और क्या है भी विशिष्ट प्रतिरोध के, तो हमने एक नाम में लिखा था प्रकृति, एक में हमने लिखा था पदार्थ की किस्म, और एक में हमने लिखा था प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध है, टॉपिक में चलेगा विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन ये बातें सारी क्या है, एक ही है। तो पदार्थ का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, ये प्रतिरोधकता होती क्या है, किस्म और प्रकृति शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक नाम सुना होगा आपने, विशिष्ट अतिथि, सुना है कि नहीं सुना, विशिष्ट अतिथि। कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे विशिष्ट अतिथियों को बुलाया जाता है। एक प्रोग्राम में 500-600 विशिष्ट अतिथि होते हैं क्या, नहीं, कितने होते हैं, एक। विशिष्ट मतलब कोई स्पेशल है, ठीक है, कोई महान हस्ती को बुलाया गया है, वो एक ही होगा, ठीक है ना। और विशिष्ट अतिथि वो है जो पिता काटेगा, जो वो दिया वगैरह जलाएगा, जो भाषण भूषण सबसे पहले देगा, वो विशिष्ट अतिथि है, यानी कि शुभारंभ वही करेगा, वो विशिष्ट। उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब एक ही है, एक पदार्थ का एक बार ही निकालेंगे, बारी बारी नहीं निकाल सकते, हर पदार्थ का दूसरे से तो अलग अलग आ जाएगा। हर विशिष्ट अतिथि के गुण दूसरे से अलग अलग है, कभी कलेक्टर को बुला लिया, कभी एसडीएम को बुला लिया, कभी किसी चेयरमैन को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी समाज सेवी को बुला लिया, ठीक है ना, यही सभी विशिष्ट है। तो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, कैसे ये बना, तो बहुत ही आसान है, पहले दो नियम पढ़ने हैं, उन्हें दो नियम को मिलाना है और नया नियम तैयार करना है। तो देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किस प्रकार से निकलेगा, किस प्रकार से तैयार होगा। थोड़ी देर पहले बताया, अब थोड़ा और वही चीज है, बस थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। फिर हमने पढ़ा कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यदि इन दोनों को मिला दें आपस में तो लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल है L अपॉन
AA। और यदि इसके अंदर ये निशान हटाकर हम लिखना चाहें, बराबर का निशान लगा देंगे, तो एक नियतांक आया रो, और रो L अपॉन में AK, ये बराबर हो जाएगा, इक्वल। ये तो है प्रोपोर्शनल, अनुपातिक है, ठीक है, रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे वैल्यू निकलेगी। रिलेशन भी पता होना चाहिए, वैल्यू निकालनी भी आनी चाहिए। वैल्यू जब भी रिलेशन वाली दो चीजों का निकालते हैं, और जब भी वो रिलेशन वाला निशान हटा के, जो प्रोपोर्शनल निशान है वो हटा के, अनुपातिक निशान है वो हटा के, यदि हम बराबर का निशान, इक्वल का निशान लगाते हैं, तो हमेशा एक नियतांक आता है। हर नियतांक की एक वैल्यू होती है। नियतांक का मतलब नियत अंक, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ रो वो नियतांक है। अब इसको यदि और आगे करें, और इसी फॉर्मूले को अब एक नई चीज सीखने को मिलेगी, वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत करवाई थी। इस रो की वैल्यू ज्ञात करनी है, इस रो की वैल्यू ज्ञात करनी है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि ज्यादा आनी चाहिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। आपको एक प्रश्नावली है मैथ के अंदर, वैसे टॉपिक है, प्रश्नावली तो नहीं है, उसको बोलते हैं BODMAS। कई इसको घोड़ा मास कहते हैं, कई इसको बोर्ड मास कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये आपको इतनी चीजें यदि आपको आती है, और इसके अलावा तिरछा गुणा करना, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन जिसको आप बोलते हो, यदि वो आता है, ठीक है ना, और पक्षांतरण करना आता है, पक्ष बदलने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये चीज आपको पता है, तो आप लगभग न्यूमेरिकल कर लोगे। तो क्या चीज है ये बोर्ड मास? B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइडेशन, M से मल्टीप्लेक्शन, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन। बहुत आसान है, इंग्लिश में बोल के ज्यादा समझ में नहीं आएगा। B से ब्रैकेट, यदि किसी सवाल के अंदर ब्रैकेट पहले है तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ब्रैकेट हल होगा। फिर ऑफ या का, ये का को हमारे आते नहीं, का हमारे उड़ गए, तो ये ऑफ या का दूसरे नंबर पर हल होगा। D से डिवाइड यानी कि भाग तीसरे नंबर पर, M से मल्टीप्लेक्शन गुणा चौथे नंबर पर, A से एडिशन यानी कि जोड़ पांचवें नंबर पे, और सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाव कौन से नंबर पे? छठे। आपको इस क्रम में चलना है, ये क्रम आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल आपके गलत होंगे नहीं, एक दो चीजें और है, वो ज्यादा नहीं आनी चाहिए आपको। मेन है कि भाग गुणा जोड़ और घटाव आते हैं क्या? बस ये आने चाहिए। आते हैं क्या? नहीं आते, दिखा दूंगा आगे में, ठीक है ना। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े उनको पता है, और वो हाथ नहीं खड़े करते क्या हाँ जी माने भाग आवे, माने गुणा आवे, माने जोड़ थाने की कोनी आवे, आगे बताता रहूंगा मैं, टेस्ट लूंगा, अभी रुक जाओ तुम, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आगे चलना है। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ या का, फिर तीसरे नंबर पे डिवाइड, चौथे पे। ऐसे नहीं है कि पहले ही कर देंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपको आनी चाहिए। मैथ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ये बात मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। तो ये तो होगी एक अलग ही बात। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या था कि हमें रो की वैल्यू ज्ञात करनी है। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आर के बटा में 1 लगा देंगे अपनी मर्जी से। क्यों लगा दिया? मेरी मर्जी, थारी मर्जी से आज क्या पता है आप लोगों को। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो रो का गुणा L के साथ है, इसका वचन गुणा होगा तिरछा गुणा 1 के साथ में। R का गुणा किससे हो जाएगा? A से। तो रो का L का गुणा 1 से किया तो इधर क्या रह गया? रो इनटू L, और R का गुणा A से हुआ तो इधर क्या बचा? R इनटू A। किसका मान निकालना है? रो का। रो के साथ L गुणा में है, पक्ष बदलेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो निशान चेंज, जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। यहां पर हमें रो की वैल्यू ज्ञात करनी है। बराबर इस तरफ R और A पहले से ही पढ़े थे। रो जो है वो L के साथ गुणा में था, उधर जाके राशि के भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो R इंटू A बटा में L के तुल्य होता है। यहाँ पर ये जो P दिख रहा है, ये P नहीं है, इसको आप लोग रो कहते हो। रो या रो है भी लगा देते हैं कई, कोई दिक्कत नहीं है, ये रो है, P नहीं है, ये क्या है? रो। तो रो प्रतीक है किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो यदि आपसे पूछ ले, मैं SR लिख रहा हूं, SR मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है? भी रो होता है। ये रो नहीं, ये P नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? भी रो बोलेंगे। उसके बाद में ये डिपेंडेबल है किस पर? भी RA बटा में L पर। इस पर निर्भर है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या है। तो देखते हैं, ये पहले न्यूमेरिकल्स वाली चीजें हल कर लेते हैं, फिर विशिष्ट प्रतिरोध के पास भी जाएंगे अपने, ठीक है ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसका मात्रक होता है भी ओम मीटर। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब ये कैसे ओम मीटर आता है? विशिष्ट प्रतिरोध है क्या? इस तरीके से देखा जाएगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध वास्तव में निकलता कैसे है। विशिष्ट है, कुछ ना कुछ अलग तरीके से निकलेगा। तो एक हेडिंग लगाओ भी, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको भी। क्या चीज है? तो लिखो भी, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के घन
किसी पदार्थ के इकाई आयतन के घन टुकड़े, घन घना भी आकृतियां होती है, एक आकृति घनाकार, घनाकार आकृति हुआ है जिसके 6 फलक, सभी फलकों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है भी बराबर, इस प्रकार की आकृति आपकी होती है घन। घन का उदाहरण यदि देना चाहूं तो सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हो, उसके अंदर वो डाइस जिसपे 1 से लेकर 6 तक की बिंदियां बनी होती है, वो आपका घनाकार आकृति का है। इकाई आयतन के घन, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के घन टुकड़े के आमने सामने के सिरों के बीच मापा गया प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के घन टुकड़े के आमने सामने के सिरों के बीच मापा गया प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका प्रतीक थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसका प्रतीक होता है रो, और इसका मात्रक अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसका मात्रक है ओम मीटर। अब ये कैसे मेजरमेंट होता है, तो इसके लिए हम एक पदार्थ का लेते हैं घन, एक आकृति लिए कैसी भी घनाकार। अब घनाकार 6 फलक, 6 के 6 बराबर, थोड़े से ऊंचे नीचे होंगे तो माफ करना, ऐसे हेड ड्राइंग बन जाती है। अब इकाई आयतन की क्या मतलब है, इसकी यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, ये भी एक है, 1 मीटर हो सकती है, फुट हो सकती है, सेंटीमीटर, कुछ भी को बाद में बात करेंगे। फिर यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है, ये भी कितनी है, ये भी 1 है मीटर, चलो मीटर लेते हैं अपने, ये भी 1 मीटर है। और फिर यहां से यहां तक की जो हाइट है, ये भी कितनी है, भी 1 मीटर। तो ऐसा बक्सा लिया, ऐसा टुकड़ा निकाला जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर ही चौड़ा है और 1 मीटर ही क्या है, ऊंचा है। ये बन गया इकाई आयतन का घन, इकाई आयतन का घन। तो इकाई आयतन का घन टुकड़ा हमने लेना है, आयतन इसका हो गया 1 मीटर क्यूब। अब ये थोड़ी बहुत देखो मैथ की चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम थ्योरी पढ़ पाएंगे। यदि मैं मैथ साथ साथ करवाने लग गया तो थ्योरी बहुत पीछे रह जाएगी, मैं बहुत बार आपको बताऊंगा अभी। तो अब 1 मीटर क्यूब इसका आयतन है, इकाई आयतन है। अब रेजिस्टेंस जो नापना है स्पेसिफिक, वो किस प्रकार मेजरमेंट करेंगे, तो इकाई आयतन के घन टुकड़े के आमने सामने के सिरों के बीच, आमने सामने के सिरे कौन से हो जाएंगे भी, या तो ये सिरा और या ये सिरा, इन दोनों के बीच नाप लो भी। क्या नापना है, नापना प्रतिरोधी है, नापना क्या है, प्रतिरोधी। आमने सामने के सिरे, या आमने सामने के सिरे कौन से हो जाएंगे भी, या तो ये सिरा या ये सिरा, यहां भी क्या नापना है, प्रतिरोध नापना है। अब या ये सिरा, अब ये वाले सिरे के निशान बना नहीं सकता, बोर्ड के पीछे से हाथ निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा नहीं, समझ जाओ आप लोग, ठीक है ना। तो आमने सामने, चाहे ऐसे नापो, चाहे ऐसे नापो, और चाहे ऐसे नहीं है कि एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा के नाप लो, इस प्रकार से नहीं आएगा। नापने का विशिष्ट तरीका है, स्थिति विशिष्ट है, प्रतिरोध विशिष्ट है, तो तरीका भी विशिष्ट होगा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के घन टुकड़े के आमने सामने के सिरों के बीच नापा गया प्रतिरोध उस पदार्थ का प्रतिरोध न कहलाकर उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक होता है रो, इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। एसआई मात्रक अंतरराष्ट्रीय मात्रक है इसका ओम मीटर। कैसे बना, फॉर्मूले से 1 मिनट में पता लग जाएगा। तो यहां तक शायद क्लियर है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज है, किस प्रकार से निकालोगे, डेफिनेशन क्या है, डायग्राम ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कईयों के मन में सवाल आएगा कि ये परिभाषा तो हमने कभी सुनी नहीं है, जबकि परिभाषा ये भी है, इसके अलावा भी परिभाषा कैसे मर्जी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी परिभाषा लिखना चाहो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे, आपकी कई किताबों में 1 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, इकाइयां बहुत है लेंथ की। किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग यानी कि मीटर स्क्वायर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध, वैसे डेफिनेशन गलत, टुकड़े के आमने सामने के सिरों का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और यदि आप एक ऐसा टुकड़ा लोगे जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो आकृति बनेगी घनाकार, और फिर एरिया नहीं रहेगा, लेंथ नहीं रहेगी, कंबाइंड होकर निकल जाएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन, और डेफिनेशन वापस यही बन जाएगी। अगर इतनी सी बातें समझ में आ गई हो तो शायद हम आगे पढ़ सकते हैं। अब क्या था मात्रक ओम मीटर, वो कैसे बना, ओम सेंटीमीटर कैसे बनेगा, ओम फुट कैसे बनेगा, ओम एमएम कैसे बनेगा, ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आया था रो ज्ञात करने का, रो बराबर था R × A/L। कोई समस्या, ठीक है। मात्रा देखते हैं, R रेजिस्टेंस किस में नापा जाता है भी, ओम में, ठीक है, इनटू में एरिया,
हमने मीटर में लिया तो मीटर की स्क्वायर, लेंथ किस में मापी जाएगी भी, मीटर में। हल करो, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गई तो रो किसके इक्वल बच गया, ओम मीटर के। ये इसका मात्रक आ गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, मीटर मैंने ओमेगा मीटर लिखा है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध को मात्रक को ओमेगा से लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम मीटर बन गया आपका। और कैसे बनेगा देख लेते हैं आज। सेम ये चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वही रो बराबर R इंटू ए बटा में L। इस बार R तो फिर से ओम में, लेकिन एरिया आपकी बारी किस में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में। क्या दिक्कत है, सेंटीमीटर की स्क्वायर। लेंथ भी किस में आएगी फिर, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगी, रो बराबर आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ये तो मात्रक नंबर 2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं, बहुत आसान है। रो बराबर R इंटू ए बटा में L। ठीक है, रो का सॉरी जो R है वो ओम में, इंटू में एरिया आपका ले लेते हैं इस बार फुट में, L भी सॉरी फुट में ले लेते हैं, FT लिख लेते हैं इसको। ये आ गया फुट में, और लेंथ फुट स्क्वायर में सॉरी, और लेंथ आ गया आपकी फुट में। फुट से स्क्वायर क्या होगी, कट गई, आपका मात्रक बच गया ओम फुट। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं अभी। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक हो सकते हैं। यहाँ पे mm स्क्वायर ले लोगे तो mm में आ जाएगा, फुट ले लोगे तो फुट में आ जाएगा, और जो भी लंबाई की इकाइयां वो यूज करते रहो। इकाइयां सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ फुट ले लिया यहाँ मीटर ले लिया, गड़बड़ हो जाएगी। या तो फुट को मीटर में बदलो या मीटर को फुट में। आगे बदलेंगे अभी थोड़ी देर को, आसान नहीं है इतना। तो इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं एक बार कि हमने क्या पढ़ा। हमने कितने मात्रक देखे अभी, हमने 3 मात्रक देख लिए। 3 मात्रक में से ये हमारा पहला SI मात्रक है, कौन सा है, SI। और ये भी हम साथ साथ यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आपका आएगा तो आप यूज कर लेना। लेंथ के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, जो इकाइयां लेंथ की होगी, जो इकाई एरिया की होगी, उसी के अकॉर्डिंग विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई निकल के आएगी। तो शायद यहां तक बात समझ में वो आ गई होगी। यदि ये इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे और पढ़ेंगे। अभी विशिष्ट प्रतिरोध ही चलेगा, ध्यान रखना। अब विशिष्ट प्रतिरोध संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, थोड़े बहुत प्रश्न करके देखते हैं किस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं और क्या रहस्य था उसको देखते हैं अभी। तो देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध संबंधी प्रश्न। तो सबसे पहला बहुत ही आसान आंकड़े दूंगा, टेस्ट में मुश्किल आंकड़े दूंगा, गुणा भाग बहुत ही मुश्किल से। एक छोटी सी बात चलो और बता देता हूं, आपके जो विशिष्ट प्रतिरोध संबंधित मान जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो अप्रोक्सीमेट आपका माइक्रो ओम मीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ या माइक्रो ओम सेंटीमीटर, इतना कम प्रदर्शित किया जाता है सवालों के अंतर्गत। ठीक है ना, वो बाकी होता भी बहुत ही कम है, ये बहुत कम होता है। हर पदार्थ का ये अलग अलग है और एक पदार्थ का दूसरे से मैच नहीं होता। कुछ विशेष पदार्थों की बात की जाए तो चांदी है, उसको सबसे बढ़िया चालक क्यों कहते हैं, सबसे बढ़िया चालक कहने का कारण क्या है, तो उसका कारण है उसका विशिष्ट प्रतिरोध। चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध है अन्य सभी पदार्थों के प्रतिरोध से बहुत ही क्या है, कम है। तो मैंने इससे पहले प्रतिरोध के बारे में चर्चा की थी, धारा के बारे में चर्चा की थी, सबसे बढ़िया चालक के बारे में चर्चा की थी। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, जी ये इलेक्ट्रॉन के आधार पे चालक कैसे होते हैं। तो कभी एक तथ्य के आधार पे किसी चीज का निर्धारण नहीं होता। चांदी को उसकी परमाणु संरचना के आधार पर इसका आधार नहीं बनाया गया है कि वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है, उसका आधार आज आपको पता लगेगा। मैं कहता हूं कि हर एक चीज जो जिस वीडियो में कराई गई है, हो सकता है उसका जो मेन बातें हैं वो आगे आने वाली वीडियो में मिले। आज ये विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, टेस्ट में सवाल दूंगा, आज करवाए उनमें से एक भी नहीं देता, लेकिन होंगे उसी सूत्रों से, उन्हीं फॉर्मूलों से आपको पहचानना पड़ेगा ताकि आपका दिमाग डेवलप हो। आप रट्टे नहीं लगाने हैं आपने। यदि मैंने जो सवाल बोर्ड पे करा दिए सेम वैसे के वैसे यदि आपको टेस्ट में दे दिए तो फिर फायदा ही क्या हुआ, तो रटाना हो गया आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। आज एक बच्चे ने कमेंट करके कहा था कि जी आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं, बढ़िया चालक होता है, तो कभी किसी एक पक्ष को मत देखो, आज वाले पक्ष को देख के शायद आप और अच्छी तरह समझ जाओगे कि किस प्रकार से चांदी सबसे बढ़िया चालक है। तो चांदी सबसे बढ़िया चालक जो है पहले तो उसको देख लेते हैं, सवाल थोड़ी देर ठहर के देख लेंगे। देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक ये ब्लॉक रहा, एक ये ब्लॉक रहा और एक ये ब्लॉक रहा। तो हमारे पास 3 पदार्थ हैं, 3 प्रकार के हमने पदार्थ लिए हैं। ये मान लेते हैं चांदी का है, ये मान लेते हैं हमारे, मैं सारे कंडक्टर ही लूंगा जो हमारे इलेक्ट्रिकल में काम में आते हैं। तांबे का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का। अब इसके आमने सामने के सिरों के मध्य का प्रतिरोध नापना है,
इसके आमने सामने के सिरों के मध्य का प्रतिरोध नापना है और इसके आमने सामने के सिरों के मध्य का प्रतिरोध नापना है, यानी कि नापना है हमें विशिष्ट प्रतिरोध। नापना प्रतिरोध आएगा क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। और जब ये प्रक्रिया चांदी, तांबे और एल्युमिनियम के ब्लॉक एक ही साइज के रखकर की गई, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का चांदी का टुकड़ा, दोस्तों बहुत भारी हो गया, बड़ा हो गया, कीमती भी हो गया, कल्पना में क्या दिक्कत है? कल्पना में तो अपने कुछ भी बन सकते हैं। तो तांबे का भी निकाल सकते हो, 1 बाई 1 मीटर का ब्लॉक निकाला हमने बड़ा सारा। अब तांबे का प्रतिरोध नापा, चांदी का नापा, एल्युमिनियम का नापा, और इसी प्रकार जितनी भी धातुएं मिली, जितने भी तत्व मिले, जितने भी पदार्थ मिले जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में काम आ सकते थे, सबका प्रतिरोध नापा। और सबका प्रतिरोध नापकर जब विशिष्ट प्रतिरोध की कैलकुलेशन की गई, विशिष्ट प्रतिरोध का जब मान देखा गया, पढ़ा गया, तो सबसे कम किसका आया? भी चांदी का। इसलिए चांदी सबसे उत्तम चालक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कम की जब बात की गई तो सेकंड जो आया वो कौन आया? भी वो आया तांबा। थर्ड जो आया वो कौन आया? अब कहोगे एल्युमिनियम नहीं, थर्ड सोना आया, फोर्थ पे एल्युमिनियम आता है। तो बहुत प्रकार के, सोना कीमती ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रयोग नहीं होता। चांदी कीमती है, फिर भी सोने से तो बहुत कम कीमती है, इसका प्रयोग होता है। एक वीडियो बनाई हुई है, यदि आप जाके मेरे प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो चांदी का उपयोग कहां होता है, इसकी छोटी सी वीडियो है, 2-3 मिनट की होगी, वो जाके देखना, आपको पता लग जाएगा। उसमें समझाने का प्रयास किया। तो यहां से पता लगता है कि चांदी सबसे बढ़िया चालक क्यों है, क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध, उसका जो ये रो है, वो अन्य पदार्थों से काफी क्या है? कम है, प्रतिरोध कम है, तो धारा को बढ़िया तरीके से ले जाने में सक्षम है। बाकी परमाणु संरचना भी डिपेंड करती है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसी एक चीज से हम किसी दूसरी चीज का निर्धारण नहीं कर सकते। आप नजरिया थोड़ा सा अपना चेंज करना शुरू कर दो आपसे। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक क्या था? हमें विशिष्ट प्रतिरोध का सवाल करना है, उसके लिए हमें कुछ आंकड़े लेने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल पहले लिख लेते हैं। एक तार की लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर है। एक तार की लंबाई कितनी है? बहुत आसान कर रहा हूं मैं, तार की लंबाई 5 मीटर है, उसका प्रतिरोध है 100। कितने ओम है? 100 में। और उस तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो कटाक्ष क्षेत्रफल है, वो मान लेते हैं 0.002 मीटर स्क्वायर है। 0.002 मीटर स्क्वायर है। ये हमारे आंकड़े हो गए। अब आपसे पूछेंगे जी क्या ज्ञात करो? रो ज्ञात करो, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करो। तो बहुत सरल सा फॉर्मूला था, रो बराबर R इंटू ए बटा में L। यहां तक मेरा काम है, आज मैं बता देता हूं सवाल है। इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। यहां तक मैं आपको लेके आ सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि एक वो माध्यम हूं जो आपको एक नाव चलाना सिखा रहा हूं। मैं आपको नाव में बैठना सिखाऊंगा, नाव हिलती डुलती है बैलेंस करना सिखाऊंगा, फिर चप्पू दे दूंगा, हाथ में चलाना बताऊंगा, इस तरीके से चलाना है, और फिर जैसे आप बैठ जाओगे नाव में, मैं नाव में धक्का दे दूंगा और खुद उतर जाऊंगा। यानी कि वो दरिया बाधाओं का जो पेपर है वो आपने क्लियर करने हैं। अब अंदर बैठ के करते करते अगर अंदर गिर गए तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने पहले सिखा दिया था। चप्पू चलाना भी बता दिया था, जिस रफ्तार से चलाओगे। रेस में और भी लोग शामिल है, ध्यान रखना, सब रेस में है। अब देखते हैं फाइनल तक कौन लेके जाता है, वो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करती है। यहां तक मैं आपकी मदद कर दूंगा, आगे मैथ आ गई। अब उस मैथ को आपने क्लियर करना है। तो एक सवाल तो बहुत आसान है, दे देते हैं। आगे टेस्ट में इतना आसान नहीं दूंगा। R आपका दे रखा है 100 इंटू एरिया आपका दे रखा है 0.002। मात्रक लगाने की जरूरत नहीं है, कई जने क्या करते हैं ये वर्ग मीटर लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिख देते हैं। नहीं, ये निकाला हुआ है, ये मीटर इंटू मीटर किया हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मीटर की स्क्वायर है तो इसको भी आप 2 बार लिख दोगे, नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा। बहुत सारे गलतियां करते हैं, वो तो गलतियां सुधारनी है आपकी, रट्टे हटाने हैं। लेंथ कितनी है अभी? 5 मीटर है। ये लो, अब इसको हल कर लो। तो 5 से इसको काटेंगे, ये गया 20 पे, ठीक है। 20 का गुना 0.0002 से करना है। इसका पॉइंट हटा देते हैं पहले, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 1 2 3 और ऊपर बच गया 2 और 20 यानी कि 40 बटा में 1000। ये तो बचा, इसको इससे काट दिया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और 5 चौके 20। तो ये आ गया आपका 1 बटा में 25। 1 में 25 का क्या देना है? भी भाग देना है। 1 में 25 का भाग दोगे तो आपका पॉइंट लग जाएगा। भी पॉइंट लगने के बाद में यहां लग गया 0, नहीं जाता, फिर एक 0 यहां उतरेगी तो एक 0 यहां भी उतरेगी। अब जाएगा ये 4 पे, तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध आ गया 0.04 ओम
मीटर, और ये आपके प्रश्न में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको माइक्रो में भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। आगे चर्चा करेंगे, अभी तो देखते रहे नजारे इसके, बहुत चमत्कारिक सवाल आते हैं इसमें। तो रो बराबर हो गया 0.04 ओम मीटर। इस तरह के आपके सरल से सवाल कभी नहीं आते, आएंगे तो उसमें विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर में नहीं होगा, माइक्रो ओम मीटर में होगा। किसमें होगा? माइक्रो ओम मीटर में, माइक्रो ओम सेमी में। इस प्रकार के आपके छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो ये तो था एक सरल सा सवाल। उसके बाद में एक सवाल अपने और देखते हैं, सरल सा आंकड़ा लेते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया आपको, विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया आपको 0.05 ओम सेमी। इसकी लेंथ दे दिया आपको 50 सेंटीमीटर, और इसका एरिया आपको दे दिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। देखो इधर सूत्र था रो बराबर R इंटू ए बटा में L। कितने आंकड़े हैं इसमें? 4 आंकड़ों के अंदर से आपको 3 आंकड़े उपलब्ध होंगे और चौथे का मान ज्ञात करना है। रो L A उपस्थित है तो A ज्ञात करना पड़ सकता है, ठीक है। सॉरी, रो R और L उपस्थित हो आपको A ज्ञात करना पड़ सकता है। L रो और A जिस प्रकार सवाल में उपस्थित है तो आपको R ज्ञात करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है सवाल चाहे किसी भी तरीके से आए, लगभग चीजें उपलब्ध होती है, एक आधी चीज गायब होती है, उसका आपको मान निकालना है। मान निकालने के तरीके आपको इसी सूत्र से मिल जाएंगे। वज्र गुना पक्षांतरण आना चाहिए, सवाल आप कर लोगे। तो क्या ज्ञात करना है हमें? R बराबर क्या होता है? रो इंटू L बटा में A। तो कितनी वैल्यू थी रो की, वो उतार लो, 0.05 इंटू लेंथ कितनी है अभी 50 है, और एरिया कितना है 0.1 है। सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाया, इसके गुना में क्या लग गया अभी 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 जीरो, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या लग जाएगा 10। ये लो जी, हल हो गया, 1 2 1 2, अब बाकी गुना रह गया। तो 5 का गुना 5 से कर दो, और 5 का गुना फिर 5 से करने के बाद उसका गुना 1 से कर देना, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 2500। तो इस प्रकार से आपके सवाल आते हैं। इसी सवाल को 25 ओम का प्रतिरोध है, उसका एरिया इतना है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, तो उसकी लेंथ बताओ। आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के छोटे छोटे आपके सवाल आते हैं जो मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से कर लोगे। अब थोड़ा और इसके अंदर जादुई चीज क्या है वो देखते हैं। तो क्या है वो जादुई चीज, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। कई बार प्रश्नों में आपको एरिया प्रदान नहीं किया जाता, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कटाक्ष क्षेत्रफल है, वो दिया नहीं जाता। बजाय आपको दे देते हैं त्रिज्या। क्या दे देते हैं? त्रिज्या, जिसको आप रेडियस कहते हो, प्रतीक होता है इसका R छोटे वाला। या आपको दे देते हैं व्यास, यानी कि डायामीटर। व्यास को लिख देते हैं किससे? D से, बड़े D से भी लिख देते हैं और छोटे D से भी। होता क्या है, क्या लिखना है, टॉपिक क्या लिखना है, एक नोट लगाना है। नोट लाने भी है, लगाने भी है। तो नोट क्या लगाना है, नोट ध्यान से लगा लो भी। नोट ये लगाना है आपने कि कई बार प्रश्नों में, वैसे तो ये बताने वाली चीज नहीं है, आपको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा 0 से शुरू करेंगे, हाईएस्ट तक जाएंगे। तो कई बार प्रश्नों में कटाक्ष क्षेत्रफल की बजाय, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रश्न जब आते हैं तो कई बार प्रश्नों में कटाक्ष क्षेत्रफल की बजाय आपको त्रिज्या या व्यास प्रदान किया जाता है। त्रिज्या या व्यास प्रदान की जाती है। और अब यदि त्रिज्या और व्यास दे दिया तो हमें कटाक्ष क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। हमें कटाक्ष क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। और मैंने पहले बता दिया, हमारी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में है उसमें सारी की सारी तारें वगैरह कौन सी आकृति की है अभी? वृत्ताकार, सबका कटाक्ष क्षेत्रफल वृत्तीय है। तो वृत्त का कटाक्ष क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। तो कई बारी एरिया नहीं देते भी, एरिया नहीं देते, त्रिज्या और व्यास दे देते हैं। तो त्रिज्या दी गई है तो एरिया क्या होगा, और व्यास दिया हुआ है तो एरिया क्या होगा। इसके फॉर्मूले हैं, तो इसके फॉर्मूले 2 हैं। वृत्त का कटाक्ष क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले एरिया बराबर हो सकता है, एरिया बराबर पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। ये कब? जब आपको त्रिज्या दे दी। और उसके बाद में एरिया बराबर हो सकता है पाई D स्क्वायर अपॉन 4 या पाई D स्क्वायर बटा में
4। तो ये दो फॉर्मूले आपके लागू हो सकते हैं। वो जादू यहां शुरू होता है, जादू तो कुछ नहीं है वैसे, सवाल में थोड़ा सा घपला है, बता रहा हूं पहले क्योंकि टेस्ट में दे सकता हूं। एरिया जो है वो त्रिज्या से निकलेगा पाई आर स्क्वायर से और व्यास से निकलेगा पाई डी स्क्वायर बटा में 4 से। कब निकलेगा? जब आपको व्यास न दे दिया जाए। कई बार एरिया नहीं देता, एरिया नहीं दिया तो ये फॉर्मूले लगा के आपको सवाल करने पड़ेंगे। तो यहां तक शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो शायद विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ में आ चुका होगा। अब यदि विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया तो हम प्रतिरोध के अंतिम नियम यानी कि चौथे नियम तक जा सकते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का चौथा और अंतिम नियम। और क्या है वो चौथा नियम? तो लिख लीजिए भी, नियम नंबर 4। अब तक 3 ही पढ़े थे, चौथे तक पहुंच गए। नियम नंबर 4 कहता है किसी पदार्थ का प्रतिरोध, किसी पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ के तापमान पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है उस पदार्थ के तापमान पर भी क्या करता है? भी निर्भर करता है। और पदार्थ के तापमान पर प्रतिरोध की निर्भरता को, पदार्थ के प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता को एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उसे बोलते हैं ताप गुणांक, ताप गुणांक या टेम्परेचर कोएफिशिएंट। चलते हैं थोड़ा सा पीछे, फ्लैशबैक, एक सारणी 6 बैंड छठी पट्टी TCR, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका हिंदी में नाम क्या है? ताप गुणांक, इसका अब हमने अध्ययन करना है। यानी कि पदार्थ का प्रतिरोध, लंबाई, कटाक्ष क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति के अलावा एक चौथे कारक पर भी निर्भर करता है और चौथा कारक कौन है? भी आपका तापमान है। तो तापमान के आधार पर पदार्थ की प्रतिरोध की निर्भरता को किससे व्यक्त किया जाता है? ताप गुणांक से। तो क्या चीज है ताप गुणांक, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग लगेगी भी ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो क्या चीज है? तो लिखना शुरू करो भी। तो लिखो इसके अंदर, प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन से, प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन से जिस परिमाण में, प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन से जिस परिमाण में, परिमाण के आगे ब्रैकेट में आप मात्रा भी लिख सकते हो, जिस मात्रा में, जिस वैल्यू में प्रतिरोध प्रभावित होता है उसे पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन से जिस मात्रा में पदार्थ का प्रतिरोध प्रभावित होता है उसे पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। अब कई कहेंगे जी ये क्या लिखवा दिया, किताबों में तो ये है ही नहीं। किताबों में ही है, लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, किताबों वाली लिख लो, जो आपके पास किताबें उन वाली। क्या है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि या कमी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बात एक ही है। मैंने पहले क्या लिखा है? प्रति, प्रति मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि या कमी के कारण पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि या कमी, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट भी सकता है, प्रतिरोध बढ़ भी सकता है। तो दोबारा सुन लो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन से पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि या कमी उस पदार्थ के ताप गुणांक से प्रदर्शित की जाती है। तो ये था आपका टॉपिक ताप गुणांक। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ताप गुणांक शुरू हुआ है। अब क्या चीज है ताप गुणांक में आगे? तो लिखो, ताप गुणांक का प्रतीक होता है अल्फा। ताप गुणांक का जो प्रतीक है, इसका चिन्ह है वो है अल्फा, बीटा, गामा में से अल्फा इसका प्रतीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लिखने का तरीका है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मात्रक और बहुत बन सकते हैं, प्रति डिग्री, डिग्री सॉरी लगेगा नहीं, प्रति केल्विन, पर केल्विन भी हो सकता है, प्रति डिग्री फॉरनेट भी हो सकता है, प्रति डिग्री र्यूमर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जैसे तापमान की इकाइयां वैसे वैसे ताप गुणांक की इकाइयां। तो दोबारा बता रहा हूं, ताप गुणांक का प्रतीक अल्फा, मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड को हम इसी प्रकार से लिखते हैं। और आपके आईटीआई के अंदर आज तक तो सवाल फॉरनेट के, र्यूमर के और केल्विन के आए नहीं है। टीसीआर वैल्यू जरूर केल्विन की थी, लेकिन ताप गुणांक से संबंधित सवाल आप डिग्री सेंटीग्रेड वाले कर लो ना,
वही बहुत है, रूमर और फॉर्नेटर केल्विन तो बहुत दूर रह गए। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, बाकी आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं बताता, एक ही वीडियो में सारा ज्ञान दे दूंगा तो आगे वीडियो कौन देखेगा फिर। तो ये चीज है अभी। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक, इसका प्रतीक हो गया अल्फा। अब ये ताप गुणांक की परिभाषा तो आ गई। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था अभी, हमने लिखा था तापमान में वृद्धि या कमी, बढ़ भी सकता है तापमान, घट भी सकता है, इससे प्रतिरोध प्रभावित होगा। प्रतिरोध भी बढ़ भी सकता है और प्रतिरोध घट भी सकता है। कब घटेगा कब बढ़ेगा तो ये फिक्स नहीं है अभी, ठीक है, ये फिक्स है अभी, फिक्स नहीं भी है। कब फिक्स है कब नहीं है, इसके लिए दो आधार बनाएंगे अभी। कैसे ये निकलेगा, कब प्रतिरोध बढ़ेगा तापमान बढ़ने से, कब प्रतिरोध घटेगा, इसका निर्धारित कैसे करें। तो ये निर्धारित हुआ खुद पदार्थ की प्रकृति से कि पदार्थ किस प्रकार का है। हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड की बात करें, पदार्थ है तीन में, सीधे शब्दों में, एक चालक है, एक अचालक है और एक अर्धचालक है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब उन्हीं के आधार पर इस ताप गुणांक को दो भागों में बांट दिया अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, ताप गुणांक के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, या ताप गुणांक दो प्रकार का होता है। आप ऐसे लिखो, आसानी रहेगी आपको, हेडिंग लगा लो, ताप गुणांक दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का ताप गुणांक होता है, नंबर एक धनात्मक ताप गुणांक और नंबर दो ऋणात्मक ताप गुणांक। एक है धनात्मक ताप गुणांक और एक है ऋणात्मक ताप गुणांक। इतने बड़े नामों से मशहूर नहीं है, बहुत ही आसान नामों से मशहूर है। धनात्मक ताप गुणांक को आप जानते हो पीटीसी के नाम से, ऋणात्मक ताप गुणांक को जानते हो आप एनटीसी के नाम से। तो एक पीटीसी और एक एनटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक धनात्मक ताप गुणांक और एक ऋणात्मक ताप गुणांक। अब हेडिंग लगा लो, नंबर एक धनात्मक ताप गुणांक। ये क्या चीज है, कौन से पदार्थों का होता है, ऐसे कौन से पदार्थ है जो पॉजिटिव रहते हैं, इसकी खासियत क्या है। तो लिखो धनात्मक ताप गुणांक के अंदर कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, उनका ताप गुणांक धनात्मक होता है। उनका ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक। प्रतिरोध बढ़ गया क्योंकि क्या बढ़ गया, तापमान, तापमान बढ़ा प्रतिरोध भी बढ़ गया। उल्टा भी लिख सकते हैं, जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान घटने के साथ साथ घटता है, समानुपाती विलोमानुपाती नहीं है, ध्यान रखना। समानुपाती में तो 5 गुना यदि तापमान बढ़ा दिया, प्रतिरोध भी 5 गुना हो जाना चाहिए। तापमान से प्रतिरोध थोड़ा सा सूक्ष्मता से प्रभावित होता है, कईयों का थोड़ा प्रभावित होता है, कईयों का ज्यादा, लेकिन समान अनुपात में प्रभावित नहीं होता। इसलिए हमने घटते बढ़ते शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्या लिखा आपने पीटीसी के अंदर कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध R जो है वो तापमान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, उन पदार्थों का ताप गुणांक धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। अब ये पदार्थ हैं कौन कौन से, तो लिखो उसके अंदर, जैसे सभी चालक, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इन सब का नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक ताप गुणांक रखते हैं भी, ठीक है ना। ये जितने भी चालक हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, पीटीसी होते हैं। सवाल आ जाए, 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी लिखे हों और पूछ ले निम्न में से कौन सा धनात्मक ताप गुणांक रखता है, तो 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लेना। चालक धातुएं यदि उसके अंदर आ जाती है तो वो अप्रोक्सीमेट पीटीसी के अंदर आएंगी। कुछ एक मिश्र धातुएं जो पीटीसी में नहीं आती हैं, उनकी चर्चा आगे कर लेंगे। तो यहां तक शायद बात समझ में आ गई होगी। तापमान बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ गया, धनात्मक। हाँ, साथ साथ तापमान घटा, प्रतिरोध भी घट गया तो धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तापमान बढ़ गया, प्रतिरोध घट गया तो धनात्मक नहीं है, तो वो ऋणात्मक है। इसका एक वक्र बनता है, वक्र यानी कि ग्राफिकल डायग्राम बनता है, उसको थोड़ा सा बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पे आ जाएगा आपका T से टेम्परेचर, यहाँ पे आ जाएगा आपका R से रेजिस्टेंस। तो ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है। तापमान के आधार पे प्रतिरोध पीटीसी का किस प्रकार से वक्र बनता है वो थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये वक्र बनेगा इस प्रकार से भी, किस प्रकार से, इस प्रकार से एक रेखा से खींची जाएगी। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं एक बात और आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो वक्र बना है ध्यान से देखोगे तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी सी है, एक लाइन इस प्रकार से भी बन सकती है अभी, ठीक है ना। वक्र को पढ़ना सीख लो। इस प्रकार से यदि वक्र बने कि एकदम सेंटर में लाइन चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, ऊपर नीचे दोनों तरफ इस साइड वो साइड गैप समान चले, तो वो होता है समानुपात में।
किसमें? समान। जैसे ओम के नियम में, ओम के नियम का जो वक्र बनता है वो बिल्कुल आपका इस प्रकार से बनता है, यहाँ v आ जाता है, यहाँ पे i आ जाता है, सब जीरो है, v जीरो तो i भी जीरो। लेकिन इस वक्र को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा वक्र जीरो से शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे सबकी वैल्यू जीरो है, लेकिन वक्र जो है, ये जो कर्व है जो आपकी जीरो से स्टार्ट नहीं हुई, जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर होने पर भी, 0 डिग्री टेम्परेचर होने पर भी प्रतिरोध जीरो नहीं होता, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं होता। इसलिए वक्र जीरो से कुछ क्या शुरू किया हमने? ऊपर शुरू किया। अब ये वक्र क्या कहता है? जीरो से बढ़ा के चलो टेम्परेचर की कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2 है, टेम्परेचर 3, 4, 5, ये सारी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। प्रतिरोध आपका 10 है, यहाँ पे 15 ओम है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25, इतना बढ़ता नहीं है, भी ध्यान रखना। लेकिन उदाहरण के लिए 0 डिग्री जब टेम्परेचर था, प्रतिरोध आपका 10 था। इसको थोड़ा सा, हाँ पहले आप ये काम कर लीजिएगा, इतना डायग्राम बना लेना, ये 1 2 3 मत लिखना, आर और टी लिख के लाइन खींच लेना, इतना ही आपसे पेपर में पूछा जाता है। 4 ऐसे डायग्राम आ जाएंगे। बताइए जी पीटीसी को कौन दर्शाता है, बताइए जी एनटीसी को कौन दर्शाता है, बताइए जी ओम के नियम को कौन दर्शाता है। तो इस प्रकार से आ सकते हैं, आपने इतना बनाना है। अब कैसे ही निर्धारित हो रहा है तो उसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। अब ध्यान से देखो भी, जब तापमान 0 से बढ़ा के 1 कर दिया तो प्रतिरोध मान लेते हैं 10 था। तापमान बढ़ा के क्या कर दिया 2, तो प्रतिरोध कोई 12-13 के आसपास हो गया। तापमान बढ़ा के 3 कर दिया, यानी कि और तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध भी और बढ़ के 15 से भी ज्यादा 20 के आसपास पहुंच गया। तापमान बढ़ा के 4 कर दिया तो प्रतिरोध भी 22-23 के आसपास। सीधा शब्दों में कहने का मतलब है तापमान बढ़ रहा है, प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सभी धातुएं इसके अंदर आ जाती है, आपके चालक इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहां तक है पीटीसी। अब बात करते हैं एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग लगा लो भी, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक। तो समझ तो गए होगे, यदि पीटीसी ढंग से पढ़ लिया तो एनटीसी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखना है कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है वे पदार्थ एनटीसी में आते हैं। जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है वे किस में आते हैं? एनटीसी में आते हैं। और एनटीसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? तो लिखो सभी प्रकार के अचालक, अधातुएं, अचालक और अधातुएं, ठीक है। उसके बाद में अर्धचालक, उसके बाद में क्या आएंगे? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो कार्बन, ये सब सेमीकंडक्टर जितने भी अचालक हैं, ये कांच है, लकड़ी है, अब्रक है, पीवीसी है, ये सब किस में आएंगे? ये सब एनटीसी में आएंगे। उसके बाद में लिखो अपघट्य विलयन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइट। ये आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे अपने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तब ये नाम आएगा। इलेक्ट्रोलाइट आदि एनटीसी के अंतर्गत आते हैं। तो एनटीसी के अंतर्गत कौन आएंगी? अधातुएं, जिनमें धात्विक गुण नहीं है। एक टॉपिक है आपका धातु और अधातु। कहाँ है टॉपिक? ये मिलेगा आपको आपकी कार्यशाला गणना व विज्ञान की किताब में। उस किताब में से भी पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू कर दो, बहुत नॉलेज मिलेगी। नई खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ी होंगी आपके पास, उसको उठा के देखना, पता लग जाएगा। तो सभी प्रकार की अधातुएं अचालक है, अप्रोक्सीमेट हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर काम में आती है वो। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, उसके बाद में कौन? इलेक्ट्रोलाइट, ये सभी क्या रखते हैं? एनटीसी ताप गुणांक रखते हैं। यानी कि जब इनका टेम्परेचर राइज, तापमान बढ़ता है तो पदार्थ का प्रतिरोध घटता है। तो ये आते हैं किसके अंतर्गत? एनटीसी में। अब सेम जिस प्रकार पीटीसी का ग्राफिकल डायग्राम हमने तैयार किया था, सेम उसी प्रकार ग्राफिकल डायग्राम हम बनाएंगे किसका? एनटीसी का। तो एनटीसी का ग्राफिकल डायग्राम सेम पीटीसी जैसा ही बन जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बस पहचानना आपको है, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब वो जो लाइन खींची गई थी, वो लाइन जो है वो किस प्रकार की होगी, तो उसको देखो भी। तो यहाँ पर सब चीजें जीरो है इस जगह पर, ठीक है ना। अब वो लाइन जो होगी वो लाइन इस प्रकार से होगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से, यानी कि तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। पहले इतना बना लेना, ये जीरो भी शायद मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इतना ही बनाना है क्योंकि प्रश्नों में आपके इतना ही पूछा जाता है। अब क्या से कैसे समझें इसको, तो समझने के लिए ले लेते हैं भी आंकड़े। यहाँ पे सब जीरो है। अब यहाँ पर तापमान 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते तापमान 6, प्रतिरोध भी लिख लेते हैं 5 10 15
20, कोई दिक्कत नहीं है। तापमान जब 0 डिग्री था तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा था, 20 तक चला गया। तापमान बढ़ के जब 1 डिग्री हो गया, प्रतिरोध 10 ओम प्राप्त हुआ। तापमान बढ़ के 2 डिग्री हुआ, प्रतिरोध 10 से क्या हो गया, कम। तापमान बढ़ रहा है, प्रतिरोध घट रहा है, पर तापमान बढ़ के 3 हुआ, प्रतिरोध और कम हो गया। तापमान बढ़ के 4 हुआ, प्रतिरोध और कम हुआ। तापमान का बढ़ना प्रतिरोध के घटने को इंडिकेट करता है। तो ये वक्र बनता है किसका भाई, ये बनता है एनटीसी का। तो एक पीटीसी और एक एनटीसी। तो ये थे आपके ताप गुणांक और यहां खत्म होते हैं प्रतिरोध के नियम। अभी ताप गुणांक समाप्त नहीं हुआ, वीडियो काफी लंबी हो गई है अभी, ठीक है। अगर इसी वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपको और करवाने का प्रयास करूंगा तो शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे। समझ भी गए तो इतनी लंबी वीडियो को देख पाना भी आपके लिए सक्षम नहीं है। आप 10, 12, 15 मिनट ही देखते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अभी प्रतिरोध के नियम ही चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध के नियम, फिर कुछ नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को यहीं रोकने पड़ेगा। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा ताप गुणांक के बारे में, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा किस प्रकार से एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंडेबल है, किस प्रकार से लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंडेबल है, और हमने पढ़ा प्रतिरोध के नियम। ये सभी प्रतिरोध के नियम थे। अब इसके क्या आते हैं प्रश्न। ताप गुणांक के जो सूत्र हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ताप गुणांक के प्रश्न आपने हल करने हैं। सबसे मुश्किल चीज जो ताप गुणांक के प्रश्नों में होती है वो आंकड़ों को रखना है। आंकड़े भूल जाते हो आप लोग, वो चीज मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब एक और बात, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी शायद बात बताई थी कि जो विद्यार्थी टीचमेंट ऐप पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट वीकली देना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा मामूली सी फीस रखी गई है, फीस कोई ज्यादा नहीं है ये। अगर आप लोग 499 रुपए प्रदान करते हो तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 1 साल के अंदर लगभग आपके 50-52 टेस्ट होंगे। मैंने बताया हर महीने आपका एक इनामी टेस्ट रखा जाएगा, उसमें नगद पुरस्कार, और उसी नगद पुरस्कार से हो सकता है आप लोग में से कई जो हैं वो अपनी फीस वापस भी ले लें। तो 499 रुपए में आपको 1 साल तक मैं टीचमेंट ऐप के थ्रू या जो भी ऐप आगे भविष्य में मैं यूज करूंगा उसके थ्रू आपको 1 साल तक लगातार आपको टेस्ट हर हफ्ते प्रदान करूंगा। उसके बाद में यदि आप 499 एक साथ देने में सक्षम नहीं हो तो 50 रुपए प्रति महीने के हिसाब से भी आप फीस दे सकते हो। तो इतनी सी बात थी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये छोटी सी फीस देके आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी योग्यता को पहचान सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से प्रतिरोध के नियम और शुरुआत वापस ताप गुणांक से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।